हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ देखिए आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो क्लास 12th में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता हुआ। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत, यहाँ देखिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन के मुख्य स्रोत को आपको लिखना है कि आयोडीन का जो मेन सोर्स होता है ना, मुख्य स्रोत जो आयोडीन का होता है, उस आयोडीन के मुख्य स्रोत को आपको लिखना है। आयोडीन के मुख्य स्रोत को लिखना है। चलिए, आयोडीन के जो मुख्य स्रोत है वो उसको लिखना होता है। और समुद्री घास से, यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। अगर समुद्री घास आपको मिल जाता है ना, तो उससे आप आयोडीन किस प्रकार से निकालिएगा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको है। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझ लेनी चाहिए कि आयोडीन का मुख्य स्रोत है ना क्या है, मतलब आयोडीन कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। और दूसरा, समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण हम लोग किस प्रकार करते हैं, या निष्कर्षण की विधि आपको लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर जो 12th में किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आलतू फालतू जानकारी सबको आप छोड़ दीजिए। 12th में कितना आपको लिखना है ताकि आपको ना परफेक्ट 5 नंबर दे दिए, वो हम लोग देखेंगे। है तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन कितना इसमें आपको लिखना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में ये कहा गया क्वेश्चन में कि आयोडीन का है ना, जो आयोडीन है, आयोडीन के मुख्य स्रोतों को लिखें। और तो ध्यान आपको रखना है कि आयोडीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो 2 गो होता है ना। आयोडीन के मुख्य स्रोत के वो है 2 गो। सबसे पहला होता है समुद्री घास और दूसरा होता है चिली साल्ट पीटर। कौन कौन होता है याद कर लो इसको जल्दी से याद कर लेना है कि आयोडीन का मुख्य स्रोत है वो 2 गो। कौन कौन होता है, तो एक समुद्री घास होता है, समुद्री घास, जिससे हम लोग को निष्कर्षण पढ़नी है ना। क्वेश्चन में तो कहा गया था, आपको ये कहा गया है ना कि समुद्री घास से आयोडीन का आयोडीन के निष्कर्षण के विधि को लिखें। तो सबसे पहला तो इसमें कह दिया कि समुद्री घास से आपको चाहिए था, पहला समुद्री घास हो गया। और दूसरा होता है आपका चिली साल्ट पीटर। दूसरा क्या होता है वो है चिली साल्ट पीटर। यहाँ देखिए चिली साल्ट पीटर है। चिली साल्ट पीटर के ब्रैकेट में आप क्या कीजिएगा, इसका सूत्र लिख देना है। ये होता है Na-ONA3। क्या होता है, Na-ONA3। इसको याद करेगा, आपको ट्रिक समझा रहे हैं। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है, Na-ONA3। Na-ONA3 एकदम इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो चलिए आपको यहाँ पर कंडीशन क्या आ गया, क्वेश्चन ये था कि है ना आयोडीन के मुख्य स्रोतों को लिखे, तो आपका आयोडीन का मुख्य कह देंगे कि आयोडीन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला में लिख देना है समुद्री घास, दूसरा में लिख देना है चिली साल्ट पीटर, और चिली साल्ट पीटर का आपका सूत्र हो जाएगा Na-ONA3। क्लियर है, यहाँ तक याद हो गया है। अब चलिए, हम लोग को कहा गया था कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे। इसके बाद आपको लिखना क्या है बउआ, ये लिखना है कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण ऊपर लिख दीजिएगा। पहले ऊपर क्या लिखना है आपको, जब इसको नोट्स बनाइएगा तो उस समय लिखना है कि समुद्री घास से आयोडीन, क्या लिखेंगे, आयोडीन का निष्कर्षण, या आयोडीन के कर दीजिए, चूंकि निष्कर्षण के बोला है, निष्कर्षण के विधि है। तो समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण ऐसे लिख देना पहले, है ना। समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो समुद्री घास होता है वो, इसको ध्यान से सुनो, वास्तव में समुद्री घास नहीं होता। अगर वास्तविकता में आपको पढ़ाया जाए ना, क्वेश्चन में तो देता है समुद्री घास, तो हम लोग समुद्री घास ही लिखवाते हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर के जो समुद्र के अंदर जो शैवाल रहता है, अंदर जो उगा हुआ पेड़ पौधा छोटा छोटा होता है, उसको हम लोग शैवाल करें। जैसे समुद्र टोटल ऐसे है इस तरह से, तो इस समुद्र के नीचे जो शैवाल उगता है ना, वो इस तरह शैवाल जो सब रहता है ऐसा इस तरह से उगा हुआ, इसको हम लोग काट के लाते हैं, अंदर से काट के लाते हैं, है ना। और वहां से समुद्र, है ना, वहां से आयोडीन का निष्कर्षण होता है। लेकिन आपको समुद्री घास बोला है तो आप इसी को समुद्री घास आपको मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर क्या लिखे हैं, टॉपिक में ये लिखे, हम लोग लिखे हैं कि समुद्री घास से आयोडीन का निष्कर्षण। तो देखिए इसमें वो करना क्या, पहले इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। देखो, समुद्री घास से यदि आपको आयोडीन का निष्कर्षण करना है, तो समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को लावेंगे, है ना, काट के लाना है। लाने के बाद उसको एकदम साफ सुथरा तरीका से धो देना है, और धो के उसको सुखा लेना है, कोची करना है। तो देखिए केवल लैंग्वेज हम लोग लंबा चौड़ा खींच के, है ना, खींच के उसको लंबा चौड़ा केवल आपको करना है। तो सबसे पहले बताइए, जो समुद्री घास रहेगा इसको कोची करेंगे बुआ, तब कह दें कि काट कर लाते हैं। कोची करते हैं, काट कर लाते हैं। सबसे पहले काट कर लाते हैं, लाने के बाद इसको, है ना, अच्छी तरह से पहले उसको धो लेना है। अच्छी तरह से कोची करेंगे, तो लिख देना है कि अच्छी तरह से, हाँ, अच्छी तरह से क्या करेंगे, धो लेते हैं, धोते हैं।
अच्छी तरह से सबसे पहले उसको धो लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले काट के लावो, और काट के लाने के पश्चात अच्छी तरह से उसको धो लीजिए, और धोने के बाद जो बचेगा उसको एकदम ढंग से सुखा लीजिए। इसको सुखा लेते हैं, सुखाते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं बउआ लोग, सुखाते हैं। क्या लिखेंगे, सुखाते हैं, सुखाते हैं। चलिए, इतना तक सबको समझ में आ गया है। समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को काट कर लाते हैं तथा उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं। कोजी करते हैं, अच्छी तरह से धोकर उसको सुखा लेते हैं। क्लियर हो गया है ना। क्या कहेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे टॉपिक हम लोग कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए, इस तरह से पहले लिखना है आपको कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को काट कर लाते हैं और इसके बाद उसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। सबसे पहले ढंग से उसको धो लीजिए, अच्छी तरह से धोकर और सुखा लेते हैं। अच्छी तरह से धो लीजिए, धोकर उसको सुखा लेते हैं। क्लियर हो गया। लैंग्वेज में कैसे लिखिए, तो लैंग्वेज में ऐसे लिखना है कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को काट कर लाते हैं एवं उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं। यहाँ तक लैंग्वेज क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको कॉपी में लिखना है, यहाँ तक आपको समझा दिए हैं। अब देखिए, इसके बाद हम लोग को करना क्या होता है कि जब ये सूख जाए ना बुआ, तो एक गड्ढा में इसको देखिए, समुद्र के किनारे एक गड्ढा बना दीजिए और गड्ढा में उसको एकदम सावधानी पूर्वक जलाइए, एकदम ढंग से उसको जला लीजिए। तो सबसे पहले जो सुखाए हैं ना आप समुद्री घास को, इसको गड्ढा में आप ऐसे करके डाल दीजिए और डालने के बाद इसको, ये जो यहाँ पर आपका घास रहेगा, इसको डालने के पश्चात इसको पूरा जला लीजिए, है ना। इसको डालते हैं, डालने के बाद इसमें आग लगा दीजिए, इसको जला लीजिए। क्लियर हो गया। तो जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसको एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक, एकदम ढंग से सावधानी पूर्वक उसको जला लेते हैं। एक बार बताओ, जब जलाओगे तो क्या बचेगा बुआ, राख बचेगा। जलाने के पश्चात तो राख बचेगा ना। तो जो राख आपको बचता है बुआ, उस राख को हम लोग केल्प कहते हैं। राख को क्या बोलते हैं बुआ, केल्प कहते हैं। ध्यान रखिएगा, राख को केल्प कहते हैं। समुद्री घास को जलाने के पश्चात बचे राख को केल्प कहते हैं। जलाने कोई भी चीज है ना, जलाते हैं तो उसमें आपको राख मिलता है, तो जो राख बचेगा उसको हम लोग केल्प कहेंगे। ये आपको ध्यान रखिए। जैसे गोई उठा के जला दिए तो कहते हैं कि बानी हो गया है, नहीं, किसी चीज को जलाते हैं तो राख बचता है। तो समुद्री घास को जलाने के पश्चात जो बचा आपको राख जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, केल्प बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस केल्प को जल में घुला लेते हैं। बर्तन ले लीजिए, इसमें जल रहेगा, पानी रहेगा बुआ, इसमें जल रहेगा, और सबसे पहले केल्पवा को जल में है ना, इस तरह से आप इसको डाल के घुला लीजिए। पूरा जल में इसको ढंग से पहले घुला लेना है। घुलाने के पश्चात जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा बुआ ना, ये ध्यान रखना, जब पूरी तरह से घुल जाता है, पूरी तरह से इसमें डिजोल्व हो जाएगा, तो डिजोल्व होने के बाद इसको कुछ कीजिए, पानी में घुलाने के बाद इसको छान के और अशुद्धि से इसको अलग कर लेना। अशुद्धि से क्या करेंगे, अलग। लेकिन जब अलग करेंगे तो एकरा में से निकलेगा NaI। ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये आयोडीन फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, आयोडीन जो अकेले नहीं रहता, इस सोडियम के साथ रहता है। आयोडीन किसके साथ रहेगा, सोडियम के साथ रहेगा। यहां तक में बात आपको क्लियर हो गया। जैसे ही इसको, इस केल्प को जल में डालना है, जल में डालने के पश्चात उसको कुछ करेंगे, जल में डालिए, जल में डालने के बाद उसको छान के अलग कर लीजिए, या जल में डालकर इसको अशुद्धि से अलग कर लेते हैं। तो जब अशुद्धि से अलग करेंगे तो कोची निकलेगा, आपको NaI निकलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, NaI तो आपको रहेगा, लेकिन एक में कुछ मात्रा में NaCl और NaBr भी आ जाता है। कुछ मात्रा में एक में इसी में और अशुद्धि के रूप में आपको NaCl और NaBr भी आपको आ जाता है, जो आगे आपको काम देगा, है ना। आगे इस प्रक्रिया में इसको हटाना पड़ेगा, वो आगे आपको हम समझाते हैं कि किस प्रकार से रहता है। हमको ये लग रहा है कि जहां तक आपको समझाए ना, वहां तक वो कंप्लीट हो गया होगा। और अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से यहां से रिपीट करते हैं, बाद में यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो, क्वेश्चन ये था कि आयोडीन के मुख्य स्रोतों को लिखें। तो हम लोग आंसर ये कहते हैं कि आयोडीन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित 2 गो है, या आयोडीन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला में आपको बोले थे समुद्री घास, और दूसरा बोले थे चिली साल्टपीटर। तो उसको लिख लेना है, समुद्री घास और चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर का सूत्र आपको याद करने का तरीका बताएं, Na-NO3, याद रखिएगा, Na-NO3 यह होता है Na-NO3, ये आपका है ना चिली साल्टपीटर होता है। तो सबसे पहले तो ये लिख लेना है कि समुद्री घास के, या ये कहिए कि आयोडीन का मुख्य स्रोत निम्नलिखित है, समुद्री घास और चिली साल्टपीटर, इसका फॉर्मूला लिख देना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है जी, देखिए
कहा गया था कि समुद्री घास से आप आयोडीन का निष्कर्षण कैसे कीजिएगा, तो उसमें लिखना है कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए, समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को काट कर लाते हैं, उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं और उस सूखे घास को एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाते हैं। लैंग्वेज है ना, उस सूखे घास को जो सूख गया है उसको एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाते हैं और जलने के पश्चात बचे राख को, शेष बचे राख को केल्प कहते हैं। यहां तक लैंग्वेज आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, यहां तक आप आराम से सुन के इसको लिख सकते हैं। नहीं, समुद्री घास को जो सूख जाएगा उसको एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक, लिखिएगा सावधानी पूर्वक आपको जलाना होता है। तो एकदम ढंग से उसको जलाइए, सावधानी से एकदम आराम से उसको जलाइए। जलने के पश्चात जो बचेगा राख उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो केल्प बोलेंगे। यहां देखिए, सबसे पहले काट कर लाते हैं, अच्छी तरह से उसको धो लेते हैं, धोने के बाद सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो इसमें है ना, जो यहाँ पर आपको समुद्री घास रहेगा इसको एक गड्ढा में डाल के इसको सावधानी पूर्वक जला लेते हैं। जलाने के बाद जो आपको राख बचता है उस राख को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्प बोलते हैं। केल्प को क्या कहेंगे, इसके बाद ये कहना कि इस केल्प को जल में डालकर इसको अशुद्धि से अलग कर लेते हैं, है ना। जैसे इसको केल्पा को किस में डालेंगे, जल में, तो जल में डाल के घोल देंगे, इसके बाद इसको अशुद्धियां से अलग करेंगे तो कोची मिलेगा, NaI मिलेगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि NaI तो मिलेगा लेकिन साथ साथ इसमें अशुद्धि के रूप में NaCl और NaBr भी आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हम लोग को NaCl और NaBr से मतलब नहीं है, ई तो एक में साथे साथे आ न गया है, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब किससे है, तो NaI से केवल मतलब होता है। देखिए, जब कोई शादी भी हमें जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं तो न्योता पुराने के लिए बड़कन के जाए पड़ता है, तनिक छोट का लेके उनके साथ लेके चल जाते हैं। तो हम लोग को मतलब उससे कि बड़ा कौन व्यक्ति आए हैं वहां से नहीं, तो बड़ा में तो हम लोग को कौन है, NaI है। छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ये सब NaCl और NaBr भी इसमें अशुद्धि रहता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। केल्प को कोची की है, जो केल्प है, केल्प को जल में डाले हैं और जल में डालकर हुआ जो केल्प यहाँ है उसको जल में डाले हैं और जल में डालने के पश्चात यहाँ जो है ना NaI को अशुद्धि से अलग कर लिए हैं, लेकिन इसमें NaCl और NaBr भी अशुद्धि के रूप में आ गया है। अब चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, जो आपको यहाँ पर NaI आया है बउआ, इसको क्या करते हैं, H2SO4 से अभिक्रिया करवा देते हैं। ध्यान देना, H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं MnO2 की उपस्थिति में। इसको आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, केवल यहां पर हम आपको कह रहे हैं कि इस NaI को H2SO4 से अगर MnO2 के उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवा देते हो, किसके उपस्थिति में, तो MnO2 के उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवा देते हो तो यहां से देखिए सोडियम यहां से हट के इसके साथ चला जाएगा और आयोडीन आपको एकदम मुक्त अवस्था में आयोडीन दे देगा। यही आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए ना, आपको समुद्री घास से आयोडीन प्राप्त करने की विधि चाहिए थी। तो हो गया, जो आपको यहाँ NaI था बउआ, समझ लो, यहाँ जो आपका NaI था इसको H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे MnO2 उत्प्रेरक के रूप में। चूंकि अभिक्रिया स्लो हो जाता है तो उत्प्रेरक देके अभिक्रिया को हम लोग फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं, अभिक्रिया को तेज करते हैं, ये वाला MnO2 उत्प्रेरक देखे। तो यहाँ देखो, जैसे ही NaI से आप अभिक्रिया करवाइएगा तो ये जो यहाँ देख रहे हो ना, SO4 सोडियम के साथ Na2SO4 का निर्माण कर लेगा, जल बनावेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को चाहिए कोई था आयोडीन, जो यहाँ पर आयोडीन बाहर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर तो ठीक ठाक था, काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक छोटी सी है ना परेशानी इसमें रह जाता। क्या रहता है, यहाँ जो आप NaI का प्रयोग किए थे और आपको बोल रहे थे कि देखो बउआ, NaCl और NaBr भी रहता है, आपको पीछे हम बताए हैं, सेम चीज में आपको पीछे हम कह रहे थे। यहाँ देखिए, NaI के साथ NaCl और NaBr भी उपस्थित रहता है। तो इसमें परेशानी हो क्या जाता है, ये देख लीजिए, जब NaI को H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं MnO2 के रूप में तो वहां आयोडीन तो देता है, लेकिन NaCl और NaBr भी इसमें है ना, तो NaCl में से क्लोरीन और NaBr में से ब्रोमीन भी बाहर निकल जाता है। मतलब एकरा में कुछ मात्रा में ब्रोमीन आ जाएगा, कुछ मात्रा में क्लोरीन भी आ जाएगा। यहाँ जो आया है आयोडीन, आपको इसमें देखिए, यहाँ पर जो NaBr है इसमें से ब्रोमीन में कुछ निकल के चल जाएगा, यहाँ जो NaCl में से क्लोरीन में कुछ निकल के चल जाएगा और NaI में से आयोडीन ढेर मात्रा में जाएगा, है ना, चूंकि इसकी मात्रा काफी अधिक है ना, छोटा छोटा था। अब वो कहते ना कि जे अगर शादी ब्याह में आप जाते हैं तो बड़ा आदमी के साथ छोटकन भी चल जाता है, तो ये बड़ा तो ही है, एक साथ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कहे मतलब थोड़ा थोड़ा सा NaCl और NaBr था। तो NaCl में से क्लोरीन चल गया, थोड़ा सा क्लोरीन गया है, NaBr में से थोड़ा सा ब्रोमीन भी चल गया है। देखिए, हम लोग को ये काम हो जाता, आयोडीन का निष्कर्षण हो जाता,
लेकिन परेशानी में कौन डाल दिया है, तो यहाँ पर देखिए है ना NaCl और NaBr के कारण यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन हम लोग को परेशानी में डाल दिया है। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको हटाने के लिए कि इस पूरे सिस्टम को जो आपको आयोडीन वाला यहाँ पर है, समझो आयोडीन है, इसके बाद ब्रोमीन है, इसके बाद क्लोरीन है, इसको अभिक्रिया कराना होता है बउआ। इसको अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं और अभिक्रिया कराते हैं NaI से। अब देखो क्या होगा, जैसे ही इसको Na से अभिक्रिया करवाइएगा तब बताइए आयोडीन, इसमें आयोडीन है कि नहीं था, ये आयोडीनमा जो यहाँ पर आया था ना, ये आयोडीन अभिक्रिया ना करके सीधे आयोडीन का आयोडीन रह जाता है। ये वाला काम खत्म हो गया, ये आयोडीन जैसे था वैसे ही रह जाएगा, चूंकि यहाँ पर आयोडीन है तो अभिक्रिया नहीं करेगा। यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन को ची करता है कि खुद यहाँ पर चल जाता है, यहाँ से आयोडीनमा को बाहर कर देगा, फिर से आयोडीन निकल गया। देखिए अब ब्रोमीन इसके साथ ही नहीं चल जाएगा, काम खत्म हुआ ब्रोमीन का। क्लोरीन भी सेम काम करेगा, क्लोरीन केरा हटावेगा, यहाँ से आयोडीनमा को हटा के खुद यहाँ आयोडीन के स्थान पे खुद जाके NaCl बना लेगा, NaBr बना लेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो फिर से यहाँ से आयोडीन फिर से बाहर हो जाएगा बउआ। देखो अब खाली आपको आयोडीन 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 मिला है। अब जितना शुद्धि था सब के सब खत्म हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका निष्कर्षण करते हैं। क्लियर हो गया है। यहाँ देखिए केल्प के बाद से एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं। केल्प के बाद से कोजी कहे थे कि जो है ना उसको सावधानी पूर्वक गड्ढा में जलाए थे उसको केल्प कहेंगे। अब केल्प को जल में डालकर अच्छी तरह से उसको कोजी करते हैं, घोल लेते हैं। जो केल्प है इसको जल में डालकर और अशुद्धि को इसको से अलग कर लेते हैं। सीधे कहें कि जो केल्प हम लोग को प्राप्त हुआ उस प्राप्त केल्प को जल में डालकर उससे अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। तो अशुद्धि को अलग कर लेंगे तो कुछ ही बचेगा, NaI आपको कहे थे। क्या बचेगा यहाँ पर हुआ, तो NaI आपको बचेगा। क्या बचेगा आपको बताए थे कि जैसे उसको अशुद्धिया को अलग कीजिएगा ना तो आपको NaI बचेगा। तो यहाँ पर बच गया आपका क्या, NaI। लेकिन एक्स्ट्रा में NaCl और NaBr भी आ गया है, NaI आया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस NaI को जेकरा साथ NaCl और NaBr है इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिएक्शन करवा दिए हैं H2SO4 से MnO2 के उपस्थिति में। तो जब केवल आयोडीन यहाँ रहता, खाली आयोडीन रहता, तो यहाँ पर आयोडीन आपको बाहर निकल जाता, तो निकलता भी है, बड़ी मात्रा में निकलता है। लेकिन इस वाले सिचुएशन में यहाँ पर एक दिक्कत ही हो जाता है ना बउआ, यहाँ पर एक परेशानी आपको ये आ जाता है, आयोडीन तो निकलता है लेकिन जब आयोडीन निकलता है तो आपको पता है कि एकरा में NaCl और NaBr भी है। तो इस आयोडीन है ना यहाँ पर NaBr भी है, तो यहाँ से जैसे आयोडीन निकलेगा उसी तरह से यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ से ब्रोमीन भी अभिक्रिया करके क्लोरीन Cl2 और Br2 इसमें अशुद्धि में आ जाएगा। तो ये सबको इतना हम लोग भाव नहीं देना है, हम लोग को सीधे कहना है कि जैसे ही NaI को H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं MnO2 की उपस्थिति में तो आयोडीन प्राप्त होता है, किंतु इसमें अशुद्धि के रूप में Br2 और Cl2 भी आ जाता है ना। इसमें जो है बउआ ये सब नहीं लिखेंगे, इधर हम लोग को लिखे की कोई जरूरत नहीं है, इधर आपको हम समझाने के लिए बताए थे। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है ना कि जब यहाँ पर NaI को H2 है ना MnO2 के उपस्थिति में H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको I2 प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। किंतु मेन बात इसमें है ना Br2 और Cl2 दोनों अशुद्धि के रूप में रहता है, दोनों अशुद्धि हो जाता है। इस अशुद्धि को अलग करने के लिए बाद में आपको लिखना पड़ेगा कि इस अशुद्धि को अलग करने के लिए इसे मतलब केकरा हुआ Br2 को NaI और किसको Cl2 को NaI से अभिक्रिया कराया जाता है ना। ये दोनों को NaI से अभिक्रिया करवाते हैं, Br2 और Cl2 दोनों को NaI से अभिक्रिया करवाएंगे। तो यहाँ से अभिक्रिया करवाएं तब ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, सॉरी यहाँ से जब अभिक्रिया करवाइएगा तब ब्रोमीन यहाँ चल जाएगा, एकरा में से आयोडीन बाहर हो जाए। लीजिए आपको I2 मिला, यहाँ अभिक्रिया करवाइएगा तो यहाँ से कुछ होगा, यहाँ देखिए क्लोरीन है तब क्लोरीन यहाँ चल जाएगा, NaCl बना लेगा, यहाँ से आपको आयोडीन I2 बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बउआ, आयोडीन का निष्कर्षण करते हैं समुद्री घास से। ये क्लियर हो गया है। लैंग्वेज एक बार फिर से तुम समझ लो, चूंकि लैंग्वेज में ही आपको दिक्कत होगा लिखे में। क्वेश्चन यहाँ आयोडीन के मुख्य स्रोत को लिखो, तो सीधे कहना है कि आयोडीन के निम्नलिखित है ना मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। पहला में कह देना समुद्री घास, दूसरा में कह देना चिली साल्टपीटर। कहा समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण की विधि लिखिए। समुद्री घास हो गया, चिली साल्टपीटर हो गया। अच्छा यहाँ निष्कर्षण की विधि है ना, तो निष्कर्षण की अगर आपको विधि कहता हुआ तो कह देना है ऐसे लिखना कि समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले समुद्री घास को काट कर है ना काट कर लाते हैं है ना या काट लेते हैं।
समुद्री घास को काट लेते हैं और काट कर उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं, अच्छी तरह से धोकर सुखा लेते हैं और उसे एक गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है। सावधानी पूर्वक जलाते हैं। जलाने के पश्चात बचे राख को केल्प कहते हैं। सीधे कहना कि जलने के पश्चात या जलाने के पश्चात जो बचेगा राख, उस राख को हम लोग केल्प कहते हैं। फिर कहना केल्प को जल में डालकर उसे अशुद्धि से अलग कर लिया जाता है। केल्प को जल में डालकर उसे अशुद्धि से, केल्प को कहाँ डालेंगे? जल में। तब केल्प को जल में डालकर उसे अशुद्धि से अलग कर लिया जाता है ना। और उसे, इसको अशुद्धि से अलग कर लेंगे और उसे किससे बउआ? यहाँ देखो, और उसे H2SO है ना, और उसे MnO2 के उपस्थिति में H2SO4 से अभिक्रिया कराया जाता है। पहले केल्प को जल में डालकर उसको अशुद्धि से अलग कर लेंगे और उसे मतलब Na को और उसे MnO2 के उपस्थिति में H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर आयोडीन प्राप्त होता है, किंतु इसमें Cl2 और Br2 अशुद्धि होता है। आयोडीन प्राप्त होता है लेकिन उसमें Cl2 और Br2 अशुद्धि होता है। फिर लिखना है कि इस अशुद्धि को अलग करने के लिए है ना Cl2 एवं Br2 को Na से अभिक्रिया कराया जाता है। इस अशुद्धि को अलग करने के लिए है ना Cl2 और Br2 को अशुद्धि से, Cl2 और Br2 को Na से अभिक्रिया कराते हैं, जिसके पश्चात हम लोग को आयोडीन प्राप्त होता है। क्लियर है? तो टोटल लैंग्वेज लिख देना। सबसे लास्ट में काम कीजिएगा, इस वाला अभिक्रिया को आपको लिख देना पड़ेगा। आप ऐसे लिखिएगा जितना जरूरत है। लिखेंगे कि NaCl आया था, है ना, सॉरी यहाँ NaCl नहीं था वो लोग, इसमें क्लोरीन और क्या आ गया था? है ना, ब्रोमीन आ गया था। तो लिख देना है क्लोरीन जो Na से अभिक्रिया करेगा, और यहाँ पर एक ब्रोमीन था जो Na से अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ से भी आपको आयोडीन मिलेगा, यहाँ से भी आपको आयोडीन मिलेगा। एक्स्ट्रा में अगर लिखना है, देखो क्लोरीनमा जब एरा साथ जाएगा तो NaCl बनावेगा। देखो तो NaCl बना रहा है। क्लोरीन जब इसके साथ जाएगा, आयोडीन हटेगा तो क्लोरीन जाके NaCl। और एक देखो यहाँ पर ब्रोमीन जो है बउआ, अगर ये आयोडीनमा को हटा देता है तो खुद जाएगा और NaBr बनावेगा। देख लो तो NaBr। अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो क्लोरीन के गो है? 2 गो, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। बैलेंस करना चाहते हैं तो क्लोरीन 2 गो है तो 2 से यहाँ गुना करेंगे बउआ। यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। देखिए क्लोरीन 2 गो, सोडियम 2 गो, आयोडीन 2 गो, तो यहाँ भी आप 2 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ भी 2 से गुना करो, लास्ट में 2 से गुना कर दो, बैलेंस हो गया। लिखने के पश्चात सबसे लास्ट में ये आपको लिख देना है। हमको ये लग रहा है बउआ कि आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया है। 5 नंबर का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट था, कुछ है नहीं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप देखिए तो सबसे पहले समुद्री घास को काटिए, काट के लाइए। लाने के बाद उसको करेंगे, अच्छा से धो लेंगे, सुखा लेंगे, गड्ढा में जला देंगे। गड्ढा में जलेला के बाद जो राख बचेगा उसको केल्प कहेंगे, और केल्प को जल में डाल के उसको अशुद्धि से अलग कर लेंगे। अशुद्धि से अलग करने के पश्चात जो आवेगा ना, उसको H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे MnO2 की उपस्थिति में, तब आपको आयोडीन मिल जाएगा। लेकिन उस आयोडीन में क्लोरीन और ब्रोमीन अशुद्धि होता है, उसको अलग करने के लिए Na से अभिक्रिया करवाएंगे, ताकि इसमें से फिर से आपको आयोडीन ही मिलेगा। क्लियर है? अगर आपको ये मन में है कि सर ये वाला Na कहाँ से लाए हैं, तो बाजार से आपको खरीद के लावे पड़ेगा, वहां वाला नहीं है, ये आपको बाजार से खरीद के लावे पड़ेगा, है ना, जाके इसको अभिक्रिया करवाना है। क्लियर हो गया? तो ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ निश्चित शेयर कीजिए। 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, चलो इसको रहने देते हैं।